खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 से लेकर 23 अगस्त तक गैरसैंण में होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने में अब पीछे नहीं है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। यशपाल आर्य का कहना है कि ये एक प्रक्रिया है और सरकार की बाध्यता है कि सरकार को मानसून सत्र भराड़ीसैंण में ही कराना होगा। उन्होंने कहा है, अगर मुद्दों की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। यशपाल आर्य ने कहा है कि कांग्रेस 500 से ज्यादा सवालों को सत्र में उठाने का काम करेगी। देखिए, ये बाध्यता है सरकार की कि सदन 6 माह में आहूत हो, और एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी भर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे माननीय विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं, लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न, और बड़े सवाल भी हैं। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दैविक आपदा और एक कृत्रिम आपदा, और हम चाहते हैं कि सत्रावधि बढ़े। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से अब मानसून सत्र होना है, क्या कुछ सरकार की तैयारियां हैं और विपक्ष भी क्या कुछ तैयारियां कर रहा है सरकार को घेरने के लिए? तो आपको बता दें कि जिस तरह से राज्य सरकार अब मानसून सत्र कराने जा रही है भराड़ीसैंण गैरसैंण में, उसको लेकर सरकार की तैयारियां तो पूरी हो ही गई हैं, साथ ही अब विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 21 से 23 अगस्त तक भराड़ीसैंण में गैरसैंण में सत्र होगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि 500 से ज़्यादा सवालों के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का यह बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 500 से ज़्यादा सवाल हम सरकार से पूछेंगे, और ऐसे में कई तरह के मुद्दे हैं, उनको भी उठाने का काम विपक्षी दल करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की बाध्यता है कि मानसून सत्र को गैरसैंण में ही कराया जाए, और ऐसे में राज्य सरकार की तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। तो वहीं विपक्ष भी अपने कई सवाल तैयार कर रहा है ताकि सरकार को घेरने का काम किया जा सके। 3 दिन का यह सत्र होगा। 21, 22 और 23 अगस्त को विधानसभा भराड़ीसैंण में मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा है कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होगा, और साथ ही 500 से अधिक ऐसे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाएंगे। तो ऐसे में मानसून सत्र को लेकर अब तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं, और प्राकृतिक आपदा का मुद्दा भी इस बार हावी रहने वाला है। उत्तराखंड राज्य में बारिश का कहर भी जारी है, और ऐसे में ये मुद्दे भी उठने लाजमी हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब कई तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे। 500 से ज़्यादा सवाल विपक्ष के होंगे, और इस बार विपक्ष ज़्यादा हावी सरकार पर रहने वाला है। यशपाल आर्य ने ये संकेत भी दे दिए हैं, और उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि 500 से ज़्यादा सवाल ऐसे हैं जिनको मुद्दा बनाया जाएगा। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कौन से ऐसे सवाल होंगे जिन पर अब विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा? क्योंकि जैसे कि यशपाल आर्य भी बता रहे हैं कि 500 से ज़्यादा सवाल ऐसे हैं जिन पर हम सरकार को घेरेंगे।
जी बिल्कुल सर, क्योंकि जिस प्रकार से मानसून सत्र का अब जो है ऐलान हो चुका है, राजधानी देहरादून से में सत्र ना होकर बल्कि भराड़ीसैंण जो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहाँ पर ये सत्र आयोजित होना है। और ऐसे में तमाम विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने की इस बार तैयारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था, सत्र की घोषणा जब नहीं हुई थी उससे पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये सत्र जो है सरकार के लिए आसान नहीं होगा। और ऐसे में 500 से अधिक प्रश्न जो है वो विधानसभा में लगाए गए हैं। हम बात करें अगर मुद्दों की, प्रमुख मुद्दों की हम बात करें तो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, पलायन हुआ, इसी के साथ ही आपदा प्रबंधन हुआ, रोजगार हुआ, महंगाई हुआ, इसी के साथ ही केदारनाथ का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ केदारनाथ मुद्दा हुआ है, इसी के साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो है वो इस बार जो है हावी रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष इन मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने की तैयारी इस बार करता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? 21, 22 और 23 अगस्त को विधानसभा का सत्र भी होने जा रहा है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि राज्य सरकार की अगर तैयारी की मैं बात करूं तो वीर माधव सिंह भंडारी जो विधानसभा परिषद भराड़ीसैंण गैरसैंण में है उसमें सारी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं। सचिवालय प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड में रहे। कहीं ना कहीं विधायक हॉस्टल की जो व्यवस्था है उसको बनाना हो, मीटिंग हॉल की व्यवस्थाएं हो, इसी के साथ ही मुख्यमंत्री आवास हो, राज्यपाल आवास हो, चाहे राज्य के दौरान रहने खाने की व्यवस्थाएं हो, चाहे पेयजल आपूर्ति हो, विद्युत आपूर्ति हो या दूर संचार की जो व्यवस्थाएं हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको बनाने के लिए लगातार विधानसभा सचिवालय जो है वो लगातार तैयारी करे। फायर ब्रिगेड की टीम हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर अब तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। और सरकार का कहना है कि जो सत्र होगा वो इस बार बेहतरीन सत्र का जो है आयोजन देहरादून से में ना होकर गैरसैंण में जो है कराया जाएगा। लेकिन हिमांशु, इस दौरान क्या कुछ चुनौतियां भी रहने वाली है? क्योंकि एक तरफ राज्य में आपदा जैसे हालात भी हैं, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी चरम पर है, और ऐसे में सत्र गैरसैंण में कराया जाएगा तो कितना चुनौती और भरा भी हो सकता है सरकार के लिए? जी सर, इसके यहाँ पर अगर हम चुनौतियों की बात ना करके यहाँ पर इसके दो फैक्टर जरूर मान सकते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं, क्योंकि विधानसभा जो परिषद भराड़ीसैंण है वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे एमएलए हॉस्टल हो, चाहे ऑफिसर हॉस्टल हो, चाहे नेताओं के रहने की व्यवस्था हो, चाहे मुख्यमंत्री के रहने की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं बेहतर कर दी गई हैं। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है वो बेहतर कर दी गई है। और कहीं ना कहीं आपदा क्योंकि इस समय राज्य में है तो ये एक गैरसैंण में जो है सत्र का आयोजन होना है तो वो एक राज्य के लिए बेहतरीन पहल इस समय होगा। क्योंकि जब सत्र के दौरान जब अधिकारी पहाड़ों की तरफ रवाना होंगे, रुद्रप्रयाग से होते हुए, चाहे रुद्रप्रयाग है, ऋषिकेश है, श्रीनगर है, ऐसे तमाम पहाड़ी इलाकों से होते हुए, चाहे अपर सचिव हो, मुख्य सचिव हो, चाहे अन्य विभागों के जो सचिव हो, वो अगर पहाड़ों की तरफ चलेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है पहाड़ों की समस्याओं से रूबरू होंगे। पहाड़ में पेयजल आपूर्ति किस प्रकार की है, स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की है, चाहे विद्युत आपूर्ति किस प्रकार की है, उनको जो है अधिकारी ग्राउंड लेवल पे देखेंगे। और कहीं ना कहीं उसके बाद अगर देहरादून आकर उन चीजों पर कार्य योजना बनेगी तो वो निश्चित रूप से राज्य के विकास के लिए बेहतरीन पहल होगी। गैरसैंण सत्र के बाद जिस प्रकार से आपदा और गैरसैंण के बीच में ये सत्र कराया गया है तो ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए एक बेहतर राहत पैकेज देगा। क्योंकि अधिकारी स्वयं विभिन्न जिलों से होकर गैरसैंण पहुंचेंगे और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर अधिकारी जब पहुंचेंगे तो वहां की स्थितियों का जो जायजा होगा उसके अनुसार जो है निम्न स्तर के जो अधिकारी होंगे उनको निर्देशित किया जाएगा और कहीं ना कहीं वो एक बेहतरीन पहल होगी। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी का कुशीनगर दौरा, आज खड्डा क्षेत्र में होगा सीएम का आगमन। तुर्का में छितौनी तटबंध का करेंगे निरीक्षण, बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। वरिष्ठ अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुशीनगर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तटबंध का भी इस दौरान निरीक्षण करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है। तो आज कुशीनगर में सीएम योगी का दौरा रहने वाला है, जिसके लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। सीएम का आगमन होगा, साथ ही छितौनी में तटबंध का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर में दौरा है, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ निरंतर अपने छुट्टी के समय में, मतलब जब उनका ऑफिस नहीं होता है, लखनऊ से बाहर होते हैं, तो वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाते हैं और उनसे मिलते हैं, जो संभावित मदद है वो करते हैं। इसी क्रम में आज कुशीनगर सांसद विजय दुबे की पहल पर वो कुशीनगर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो खड्डा विधानसभा स्थित तुरकहा में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको सहायता जो है वो प्रदान करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय विधायक विवेकानंद पांडे और जो कुशीनगर के सांसद हैं विजय कुमार दुबे, ये लोग मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने सुरक्षा की सारी व्यवस्था को पुख्ता कर लिया है। कल ही देर शाम को नवागत एसपी संतोष मिश्रा और उनके साथ जो कुशीनगर के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर उमेश मिश्रा, दोनों लोगों ने जो है कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। सीएम योगी किसी भी क्षण जो है कुशीनगर पहुंच सकते हैं और वहां पर वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहेंगे, उनके दर्द को साझा करेंगे। प्रदीप जी, अभी कुशीनगर में किस तरह के हालात हैं? अभी क्या कुछ अपडेट भी मिल पा रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें तो कुशीनगर में जो नदियां हैं उनका जलस्तर अभी स्थिर है। खतरे के निशान से बहुत सारी जो नदियां थी वो नीचे चल रही हैं। जो प्रमुख नदी है जिसकी वजह से प्रलय जैसा माहौल हो जाता है वो नारायणी है, गंडक है और इन नदियों का जो स्तर है वो अभी कंट्रोल में है। हाँ, इसके बाद अगर नेपाल पानी छोड़ता है तो निश्चित रूप से स्थिति थोड़ी सी गंभीर होगी, लेकिन उसके पहले जो विभागीय व्यवस्था है उसको विभाग ने दुरुस्त कर लिया है। इस बार उम्मीद है कि बाढ़ से जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको निजात मिलेगी। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उन्नाव से बड़ी खबर, अभय हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई। एचएनएन की खबर पर हुआ बड़ा असर। थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एडीजी जोन के निर्देश पर उन्नाव एसपी ने की कार्रवाई। पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी अभय की हत्या। परिजनों ने पुलिस पर लगाया था लापरवाही का आरोप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एडीजी जोन के निर्देश पर उन्नाव एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर अभय की हत्या की गई थी। और संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पुलिस अभी किस तरह की कार्रवाई में भी जुटी हुई है? जी बिल्कुल विशाल जी, आपको बता दें ये मामला उन्नाव का है। जो बात किया जाए अभय हत्याकांड का जो मामला है, ये कानपुर बर्रा का रहने वाला अभय था। शुक्लागंज में अंशिका अपार्टमेंट में रहता था, जो मार्केटिंग का काम करता था। वहीं उसका जो एक मित्र था तुषार, जो उसको कहीं लखनऊ ले जाकर उसको वहाँ हत्या करता है। गोमती नदी में लाश दिखता है। 25 जून को जब इस पूरे मामले की जो परिजन है सख्ती से जब उन्नाव पुलिस से बात करते हैं, मतलब FIR की बात करते हैं, जो वहाँ कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो लखनऊ पहुँचते हैं। लखनऊ एडीजी में, एडीजी के बाद वहाँ पे FIR की जाती है, कॉपी दी जाती है। वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ लखनऊ की सख्ती की वजह से यहाँ फिर उन्नाव पुलिस काम करती है, जहाँ पे 2 तारीख को उसको गोमती नदी में उसका शव मिलता है। और जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया था उन्नाव पुलिस की लापरवाही। तो कल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना गंगाघाट थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण अब गंगा घाट पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सैकड़ों भक्तों के साथ मां गंगा की आरती भी की है। आरती के दौरान भक्तों की खासा भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली है। महादेवी घाट पे आज इस समय गंगा जी का स्तर सबसे ऊंचे स्तर पे से एक है और हम सब एकत्रित हैं आज के सायंकाल आरती के लिए। और इस आरती के जरिए केवल एक पूजा या परंपरा नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि गंगा जी की निर्मलता के लिए, स्वच्छता के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नमामि गंगे का फ्रेमवर्क, पूरा सिस्टम बना करके हम लोग को दिया है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी होती है कि पिछले 2 साल में गंगा जी का जल पहले से निर्मल हुआ है, ऐसा रिपोर्ट में भी आ रहा है। और उसके अलावा एक बहुत ही लुप्त हो रहा पशु या मछली गंगा डॉल्फिन थी, जो कि कन्नौज तक नहीं दिखती थी,
केवल बदायूं नरोड़ा तक दिखती थी, अब गंगा डॉल्फिन कन्नौज तक भी दिखने लगी है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे जल की स्थिति अच्छी हो रही है, गंगा जी के पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा है और आने वाले समय में हम लोग इसके लिए और काम करेंगे। गंगा जी के दोनों तटों पे जो खेत हैं 5 किलोमीटर की परिधि में, उसमें कीटनाशक का प्रयोग, केमिकल खाद का प्रयोग रोकने का निर्णय लिया गया है। उसकी पूरी योजना मोदी जी ने दी है और उसका परिणाम हम लोग को मिलना शुरू हो गया है। स्वच्छता के लिए भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार इटावा विधायक माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां मौके पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस दौरान मौजूद भी रहे। बलिया में पूर्वांचल बिजली वितरण के वाराणसी एमडी शंभू कुमार बिजली ट्रांसफार्मर वर्कशॉप पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने वर्कशॉप के लापरवाह अवर अभियंता को सस्पेंड भी कर दिया है। बताया गया है कि जिले में जले ट्रांसफार्मर को तय समय में रिपेयर न करने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। ये जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर डैमेज होता है उसको समय सीमा के अंतर्गत में उसको रिप्लेस कराने की जिम्मेदारी हमारे जो जेई डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनकी होती है। तो एक जगह पे हमें ये लापरवाही मिली कि उन्होंने विलंब से पीआर किया और उसके कारण वहाँ पे रिप्लेसमेंट में विलंब हुआ है। तो हमने उनको जो है निलंबन की कार्रवाई की। हमारे चीफ साहब ने ये निर्णय लिया है और उसका आदेश भी किया हुआ है। तो ये सीधा संदेश ये है कि अगर समय सीमा के अंतर्गत ट्रांसफार्मर विलंब होने में लापरवाही दिखती है तो सख्ती से कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर एक बार फिर से दरकिनारा करते हुए भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर बरछावा नगर पंचायत में स्थित तालाब को खर्तियों से रजिस्ट्री कराकर के नॉन ZA की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बछरावा नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह उर्फ रामजी सभा सांसद और नगर पंचायत के लोग इस तालाब को बचाने के लिए कई उच्च अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं। आवास योजना के अंतर्गत इन लोगों को सीधा करो और ये मकान बन करके तैयार हो गए। जब मकान तैयार हो गए, सरकार ने जमीन दिया, सरकारी पैसे से इनके मकान बन गए। अब इनको नोटिस दी जा रही है कि आप अपने मकान को गिराइए। ये तो प्रधानमंत्री को सीधा चैलेंज दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के योजना से इनका आवास बना और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए आवास को तहसील प्रशासन नोटिस देगा कि तुम इसको गिरा दो। ये प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, इसलिए इस लड़ाई को अंतिम रूप तक लड़ने का काम। और संवाददाता लक्ष्मी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अभी क्या मामले में कोई कार्रवाई भी की गई है? जी विशाल सर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर करोड़ों की कमाई के चक्कर में बछरावा नगर पंचायत के मोहल्ला दक्षिण चमरिया स्थित तालाब को रजिस्ट्री कराकर उसको ZA की जमीन पर तहसील प्रधान 7 गांव से कब्जा करने का प्रयास करा, जिस पर पूर्व विधायक व भाजपा नेता रामलाल अकेला ने इसका विरोध जबरदस्त किया। वहां पर काफी सभासद भी मौके पर पहुंच गया, जबकि आला अधिकारी अभी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। तो आगे कोई कार्रवाई की मांग की जा रही है? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ विशाल सर, इस बार जो पूर्व विधायक हैं रामलाल अकेला जी, भाजपा नेता भी, इन्होंने ऐलान किया है अगर इन लोगों को जमीन अगर नहीं मिलेगी तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल लक्ष्मी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इटावा के उसराहार थाना क्षेत्र में रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हादसे में 4 लोग की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें रेस्क्यू कर अब अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है।
जबकि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 12:30 पौने 1 के आसपास एक बस जो है, जो डबल डेकर बस है, जो नागालैंड नंबर की बस है, वो रायबरेली से दिल्ली जा रही थी और पौने 1 बजे के आसपास 129 नंबर के जो एक्सप्रेसवे का जो नंबर है किलोमीटर का, उस पर जो है एक सेरोड कंपनी की इंजॉय गाड़ी से उसका टक्कर हो गई। बताया जाता है कि वो गाड़ी जो है आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया कि ड्राइवर को नींद आ गई और उस लेन से क्रॉस करते हुए और इस गाड़ी से जो। और संवाददाता रामकुमार राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामकुमार, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये बड़ी घटना हो गई? जी विशाल जी, देखिए कहीं न कहीं देखा जाए तो ये लगातार डबल डेकर बसों का लगातार है ये हादसा होता हुआ दिखाई देता नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर कहीं न कहीं जो है इटावा के ठीक जो है लखनऊ एक्सप्रेस रायबरेली से दिल्ली जा रहे डबल डेकर बस का सबसे पहले वो कार में टक्कर मारती है, उसके बाद में अनियंत्रित होकर जो एक्सप्रेस के कई गहरी खाई में गड्ढे में गिर जाती है, जिसमें जो है 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। लगभग कम से कम जो है 2-3 दर्जन से लगभग ज्यादा जो है यात्री घायल बताए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर रेस्क्यू किया है और यात्रियों को बाहर निकाला है और उनको जो है मेडिकल सैंपल कॉलेज में भेजा गया है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। और देखा जा रहा है कई जो भर्ती है उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। देखा ये जा रहा है कि ये लगातार इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। कभी तक इन पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। और ये डबल डेकर पहले ही बस का हादसा नहीं है, ये कई बार इसमें हादसों का हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाता। ये सबसे अगर अहम बात की जाए तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। इससे जो है लगातार कई लोगों की जान भी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, हाँ एक चीख-पुकार मची है और लोगों को कहीं न कहीं देखा जाए जो इनके जो शव हैं, जिनके जो 7 लोगों की मौत हुई, उनको जो है पंचनामा भरकर जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और कहीं न कहीं पूरी तरीके से सैफी मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती है वहाँ लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और एक अच्छा बिल्कुल रामकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और